नमस्कार दोस्तों। वर्तमान समय में मनुष्य के जीवन में बहुत उथल पुथल है। आप यूँ कहें कि चूँकि भूख है मज़हब इस दुनिया का और हकीकत कोई नहीं, तो मनुष्य की जो प्रमुख ज़रूरत है वो भोजन, पानी और हवा है। और भोजन के लिए हमें खेती करनी पड़ती है। और पिछले 70 सालों से हमारे देश में चूँकि हम मैकेनाइज्ड और रासायनिक खेती कर रहे हैं, और मैकेनाइज्ड और रासायनिक खेती एक मजबूरी में प्रारंभ हुई थी 1960 के दशक में, जब हमारे देश में खाद्यान्न का उत्पादन कम था। और खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति कार्यक्रम आया। उस समय की ज़रूरत थी कि हमको पर्याप्त भोजन मिलना चाहिए, तो मैंने जो कार्यक्रम अपनाए वो सब ठीक मानते हैं। और 1960 से शुरू हुई हरित क्रांति का परिणाम ये हुआ था कि हम 1990 के दशक में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए थे। मोटा मोटा कहें तो 1960 के दशक में मेरे देश में जो खाद्यान्न उत्पादन था करीब 50-60 मिलियन टन था। और फिर उन्नतशील बीजों का प्रयोग हुआ, केमिकल फर्टिलाइज़र आए, मैकेनाइजेशन आया, अंत में आखिरी में ये पेस्टिसाइड आए और सिंचाई साधनों का विस्तार हुआ। और 1990 के दशक में लगभग हम 200 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन पर पहुंच गए। 1990 और 2000 दशक के बीच में कुछ चीज़ें महसूस की गई। बुद्धिजीवियों ने के दिमाग में आया कि इस 30 साल का जो सफ़र था इस आधुनिक कृषि के युग का, जब मैं बात करता हूँ खोया और पाया, कि क्या पाया और क्या खोया, तो निश्चित है कि मैंने अनाज पाया, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हुए। और जब खोने की बात करते हैं तो मैंने देखा कि हमने भूमि की उर्वरता खो दी, भूमि के नीचे का पानी मैंने लूट लिया, बायोडाइवर्सिटी मैंने ख़त्म कर दी, पेड़ पौधे काट लिए, बारिश कम होने लगी, बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो गई। और इंसान जो भोजन खाता है, जो पानी पीता है, आज आप सभी लोग जानते हैं, बुद्धिजीवी हैं, कि हर घर में आरओ लगा हुआ है, कि क्योंकि पानी में 2000-3000 TDS हैवी मेटल्स हैं। भोजन की बात करते हैं तो ढेर सारा पेस्टिसाइड हमारे भोजन में है, उसकी वजह से हम अस्पतालों की शरण में पहुंच रहे हैं। तो चलिए, आज विषय एक चल रहा है प्राकृतिक कृषि का। हालांकि मैं प्राकृतिक कृषि में और बहुत सारी बातें कर चुका हूं। आज की तारीख में जब प्राकृतिक कृषि की बात आती है तो एक विषय आता है, आप देखेंगे, जीवामृत का। मतलब विदाउट जीवामृत प्राकृतिक खेती नहीं हो सकती। इस जीवामृत की कहानी में भी एक बात आती है, गौ आधारित प्राकृतिक कृषि, यानी गौमूत्र और गोबर के बिना जीवामृत नहीं बन सकता। एक विषय वेस्ट डिकम्पोजर का है, और ये दोनों विषय बहुत पॉपुलर हैं प्राकृतिक खेती को लेकर के। जीवामृत पर तो मेरी सैकड़ों वीडियो हैं, उस पर मैं आज बात नहीं करूंगा, और वेस्ट डिकम्पोजर पर भी कोई बात नहीं करूंगा। हमारे देश के बहुत से किसान जो खेती से ऊब चुके, और खेती से कोई क्यों उबेगा, खेती से सिर्फ इसलिए ऊब चुके कि किसान जब खेती करता है और उसकी लागत लगाता है, और जब खेती की उपज पाता है, और जब बाज़ार में ले जाता है, तो भाई जाहिर सी बात है कि कोई भी काम जब तक हमको प्रॉपर आमदनी ना हो, फ़ायदा ना हो, तो वो काम फिर हमको बोझ लगने लगता है। तो एक खेती किसान को हकीकत में बोझ लगने लगी है। और सरकार की नीतियां भी चाहती हैं कि लोग प्राकृतिक खेती की ओर लौटें। किसान भी चाहता है कि मैं प्राकृतिक खेती प्रारंभ करूं। तो हमारा कम से कम
30-40 लाख किसानों से जुड़ाव है और उसमें कुछ कम से कम कुछ नहीं तो 12-14 हज़ार 15 हज़ार एक्टिव मेंबर हैं जो हमसे बात करते हैं। तो किसान जब बात करता है कि जीवामृत कैसे बनाया जाए, हमें प्राकृतिक खेती करनी है, तो मुझे बताना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ बीच में, चूँकि किसान से टेलीफोन पर इतनी लंबी बात नहीं की जा सकती, इसलिए मैं आज बात कर रहा हूँ। और इस देश के जो भी बुद्धिजीवी मेरी बात को समझ पाएँ, वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक समझ पाएँ या जागरूक किसान समझ पाएँ, ज़रा उनको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि मैं रसायन छोड़ करके प्राकृतिक खेती करना चाहता हूँ और कोई नुकसान नहीं उठाना चाहता हूँ। बात समझिएगा। मैं जो यूरिया, डीएपी, पोटाश डालता हूँ वो बंद हो जाएं और मैं जीवामृत डालूं और जितनी फसल लेता था उतनी फसल पालूं। इसको मैं सोचता हूँ कि ऐसा संभव है, तो ऐसा कदापि संभव नहीं है। तो आज का जो मेरा विषय है वो है ह्यूमस, और ह्यूमस पर मैंने कई बार बोला है। ह्यूमस की कहानी बड़ी मार्मिक है। हम जब आज के 70 साल पहले के जो राइटर थे एग्रीकल्चर में, टेक्स्ट बुक सॉइल साइंस की किताब पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द आता था ह्यूमस। मिट्टी को हम माँ कहते हैं, भूमि को हम माँ कहते हैं और बोल देते हैं। अगर हम इसको हकीकत में माँ समझेंगे ना तो मुझे समझ में आएगा विषय। जो मैंने शुरू में बोला कि मेरे सामने नाना प्रकार की मुश्किलों का पहाड़ खड़ा हुआ है इंसान के सामने, और ये हमारी इंसान की समस्त मुश्किलों का हल केवल हमारी माँ के पास है। लेकिन मैं माँ को कंसीडर नहीं करता हूँ। एजुकेशन में तो कहता हूँ कि सॉइल क्या है, व्हाट इज सॉइल, तो सॉइल एक लिविंग पिंड है, बस लिविंग पिंड है। तो भूमि मेरी माँ है जिसको हम जीवित पिंड कहते हैं। और जीवित पिंड क्यों है, जीवित पिंड क्यों कहते हैं, तो जीवित पिंड की कहानी है कि सॉइल में ह्यूमस होता है। एक शब्द है ह्यूमस। ह्यूमस है क्या? आज की तारीख में कोई भी कृषि वैज्ञानिक, आप देखना, ह्यूमस की जगह एक शब्द प्रयोग हो रहा है आज, जीवांश कार्बन का। यानी वर्तमान में ह्यूमस शब्द नहीं प्रयोग हो रहा, अब शब्द हो गया है जीवांश कार्बन। मेरी फितरत है कुछ उल्टा सोचने की, तो मैं तो हर छोटी से छोटी बात पर अध्ययन करता हूँ। क्योंकि मैंने ह्यूमस पढ़ा था और अब जब मैं जीवन जी रहा हूँ तो ह्यूमस कोई बताता नहीं है, ना इसकी कहीं चर्चा है। अब चर्चा है जीवांश कार्बन की। इसकी एक कहानी है। ह्यूमस कब जीवांश कार्बन में कन्वर्ट हुआ, ह्यूमस को जीवांश कार्बन क्यों कहा जाने लगा, मैं आपको बताता हूं। आपने बायो फर्टिलाइजर का इतिहास पढ़ा है। 1970 के दशक से 80 और 70 के दशक, हम एग्जैक्ट फिगर नहीं जानते हैं, एक राइजोबियम, जैव उर्वरक के नाम पर एक राइजोबियम आया और कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि दलहनी फसलों में अगर राइजोबियम का प्रयोग करते हैं तो दलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ता है। उस समय के कृषि वैज्ञानिकों को जितनी शोध कर पाए, वो शोध के मुताबिक ये पाया कि एक राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया है, अगर उसको हम चने या मटर या मसूर, उर्द या मूंग या अरहर, दलहनी फसलों को जहाँ लेना चाहते हैं, अगर राइजोबियम से हम सीड ट्रीटमेंट कर देंगे तो उसकी जड़ों में नोड्यूल बनेंगे जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे और कुछ प्लांट को भी देंगे। यानी कि जब ये राइजोबियम आया तो क्यों आया, राइजोबियम तो कभी सॉइल में था ना। तो आप अगर
वेदों का अध्ययन करेंगे और बुजुर्गों से सुनी सुनाई बात को अगर कंसीडर करेंगे तो लोगों ने बोला है कि परमपिता परमात्मा ने इस भूमंडल पर 84 लाख योनियों की रचना के बाद मनुष्य योनि की रचना की। 84 लाख। अब बायोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आज 1,35,000 फ्लोरा फौना को अध्ययन कर पाया है। यानी कि विज्ञान का जो व्यक्ति है वो कहता है कि इस पृथ्वी पर 1,35,000 प्रकार के वनस्पतियाँ और जीव विद्यमान हैं। जिनको मैं आइडेंटिफाइड कर पाया उनको नामकरण संस्कार किया और लिपिबद्ध किया। तो अगर हम वेद की बात मानते हैं तो 84 लाख हैं, और अगर विज्ञान की बात मानते हैं, अध्ययन की बात मानते हैं तो केवल 1,35,000 हैं। अब मित्र जरा रुकना, डायनासोर जैसा भारी भरकम जीव इस धरती से विलुप्त हो गया। किसकी वजह से? हमारी अज्ञानता की वजह से, हमारी जीवन शैली की वजह से, हमारी कृषि प्रणाली की वजह से। इसके बाद अगर आप एक लंबी फेहरिस्त है, ना जाने कितने प्रकार के जलचर, ना जाने कितने प्रकार के थलचर, ना जाने कितने प्रकार के नभचर इस भूमंडल से विलुप्त हो गए। तो मैं कई बार ऐसे सोचता हूँ कि परमात्मा ने 84 लाख योनियों की रचना क्यों की थी, और मनुष्य की रचना सबसे बाद में की और कहा कि तुम इस बगिया के मालिक हो, जाओ और इसको ठीक से संभाल के रखना, क्योंकि ये मनुष्य की मानव सभ्यता निरंतर यहाँ बनी रहे। मतलब आप भी जियो और आने वाली पीढ़ियों को भी जीने का अवसर प्रदान करो। खैर, बात लंबी है। बात ह्यूमस की है। ह्यूमस का मतलब होता है कि सॉइल में जो वनस्पतियाँ हम ग्रो करते हैं, चाहे जंगल हो, चाहे हम बाग बगीचे हों, चाहे हम क्रॉप एरिया, मेरा फसलों का एरिया हो, फसलों के कुछ रेजिड्यू जाने अनजाने छूट जाते हैं, और कई बार किसान अपने पशुओं का मलमूत्र और फसलों के अवशेष खेत में रिटर्न करता है। हालांकि अब रिटर्न करने की परंपरा लगभग बंद हो गई है, लेकिन फिर भी जाने अनजाने को तो हम छोड़ आए। तो जो ह्यूमस शब्द है, ह्यूमस एक प्रकार की वो मैकेनिज्म थी प्रकृति के द्वारा बनाई हुई जो जमीन को निरंतर जिंदा रखती थी। ये जो जमीन मेरा जीवित पिंड है, जीवित पिंड हम इसलिए इसको कहते हैं कि ये निरंतर, इसमें जीवन एक चलता है। जैसे कुछ जीव तो हम आँखों से देखते हैं, केचुआ है और मेंढक है और दीमक है और गिजाई है और लाल बिलैया है और बहुत सारी चीज़ें हैं। और कुछ जीव हमको दिखते नहीं हैं। जो चीज़ हमको आँखों से नहीं दिखती उन्हीं को हम शायद माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, सूक्ष्म जीव। तो आज की तारीख में जो आँखों से दिखते थे वो भी नहीं हैं, और जो सूक्ष्म जीव थे वो भी नहीं हैं। अगर ये होते तो बेस्ट डिकम्पोजर की या जीवामृत की ज़रूरत क्या होती? आपको अध्ययन यहाँ से शुरू करना है। अगर ये होते तो बेस्ट डिकम्पोजर या जीवामृत की ज़रूरत क्या होती? अगर ये होते तो बायो फर्टिलाइजर की और कंसोर्सिया की ज़रूरत क्या होती? अगर ये होते तो या नाइट्रोजन घोलक, फास्फेट घोलक और पोटास घोलक, इस तरीके की पदार्थ बनाने की ज़रूरत क्या होती? तो आज भी जैसे खेती के साथ 1990 में जब देश आत्मनिर्भर हो गया तो एक समीक्षा होनी चाहिए थी, और कौन कौन से कार्यक्रमों से हमको क्या क्या नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त हुए हैं उन पर एक बार पुनर्विचार होना चाहिए था, और उनकी सीमाएं तय होनी चाहिए थी। भाई फर्टिलाइजर यहाँ तक, पेस्टिसाइड यहाँ तक, मैकेनाइजेशन यहाँ तक। लेकिन चूंकि किसान एक व्यापार का क्षेत्र बन गया है, और मैं कई बार ऐसे कहता हूँ कि मनुष्य अगर एक मनुष्य को ठग ले तो बात बनती है। अब मनुष्य इस नेचर को ठगने पर उतारू है। भूमि, भगवान का एक शब्द है भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। तो भूमि को माँ कहते हैं, और इसके साथ भी डकैती डालना शुरू कर दिया। भूमि का ह्यूमस लूट लिया, भूमि के नीचे का पानी लूट लिया, भूमि के ऊपर की जो जैव विविधता थी, बायोडाइवर्सिटी थी, उसको भी मैंने लूट लिया।
तो आज की तारीख में अगर ह्यूमस शब्द नहीं समझ में आएगा किसी भी किसान भाई को, तो मैं विनोद कुमार सचान डंके की चोट पर कहता हूँ कि प्राकृतिक खेती के जितने नाटक हैं ना, आप नाटक खेलते रहेंगे, उधर मौत का तांडव शुरू हो जाएगा। प्राकृतिक खेती की जब बात आती है तो सिंपल सी बात है, प्राकृतिक माने प्रकृति, और प्रकृति के वैभव को जानना और प्रकृति के वैभव को फिर से सजा देना। आज की तारीख में प्राकृतिक खेती का मतलब है कि हाउ टू अर्न मनी, मेरी आमदनी कैसे बढ़े। तो प्राकृतिक खेती में हमें अपनी आमदनी नहीं बढ़ानी, हमें प्रकृति की आमदनी बढ़ानी है। और प्रकृति की आमदनी बढ़ाने के विषय जब भी आएगा तो उसमें एक शब्द जुड़ेगा, सबसे पहला ह्यूमस। कि ह्यूमस क्या है जानते हैं आप? तो देखिए मैं आपको ह्यूमस बता रहा हूँ। ह्यूमस एक वो पदार्थ है जिसमें बायोमास है, डिकम्पोज्ड बायोमास है, अनडिकम्पोज्ड बायोमास है, सेमी डिकम्पोज्ड बायोमास है। और वो बायोमास, चूंकि वेदों का एक सूत्र है, जीवे जीव आहार, जीव ही जीव का भोजन है। क्योंकि पेड़ हमारे सारे के सारी वनस्पतियां मांसाहारी हैं, आपको मैं बता दूं। जब वेद कहता है जीव ही जीव का भोजन है, तो क्लियर सी बात है कि मनुष्य जो वेजिटेरियन है वो वनस्पतियां खाता है, और वनस्पतियों को मैं जीव की श्रेणी में रखता हूं। और कुछ जीव जो है मांसाहारी होते हैं, वो मांस खाते हैं, कुछ शिकार करके खाते हैं, कुछ मरे हुए मांस को खाते हैं। तो ये वनस्पतियां, मेरी सारी की सारी वनस्पतियां मांसाहारी हैं। परंतु कोई भी वनस्पति किसी भी जीव का शिकार नहीं करती, जान लीजिएगा। प्रकृति का, जैसे कहते हैं मृत्यु अटल सत्य है, इंसान के केस में कहा गया मृत्यु अटल सत्य है। तो यहाँ जितने भी जीव हैं सबकी मृत्यु अटल सत्य है, सबको मरना है। और मरने के बाद कहते हैं कि ये शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना, पंच तत्वों में विलीन हो जाना है। तो ये शरीर जब धरती पानी हवा आकाश अग्नि में विलीन होता है, तो इसका एक पार्ट जो धरती का हिस्सा था वो धरती में विलीन होता है। और जब मैं विनोद कुमार सचान मरने के बाद जब धरती में विलीन होंगे, तो इसको फिर ये वनस्पतियां खाएंगी, और फिर उन वनस्पतियों को फिर आदमी खाएगा, शेर खाएगा, बकरी खाएगा, और फिर एक चैन चलेगी। तो ह्यूमस का मतलब होता है ढेर सारा बायोमास, और बायोमास में लिविंग बिलियंस टाइप के लिविंग, ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, एजेटोबैक्टर केवल नहीं, सूडोमोनास, ब्यूवेरिया, माइकोराइजा, नो। मैंने बोला 84 लाख, तो 84 लाख में आई डोंट नो कि 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख प्रकार के कितने प्रकार के माइक्रोब्स सॉइल में रहते हैं, अभी इंसान नहीं जान पाया। तो वो सारे के सारे सूक्ष्म जीव मिल करके धरती की जो क्रियाएं करते हैं, धरती को संपन्न बनाए रखने का जो काम करते हैं, तो वो बायोमास में वो सारे जीव होते हैं। कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं। और फिर उन जीवों की डेड इकाइयाँ, चूँकि जीव मरता भी है, एक साइकिल है। जीव अपना सेल डिवीज़न करेगा, सेल डिवीज़न करने में ये जो बायोमास है, ये इसका जो जीव द्रव्य है, बायोमास का जो जीव द्रव्य है, वो पानी में सोल्यूबल होगा और उसको माइक्रोब्स ग्रहण करेगा, सेल डिवीज़न होगी, और पीछे से फिर राउंड चलेगा और वो डेड हो जाएगी, उसकी सेल फट जाएगी। तो जब सेल फट जाती है किसी भी जीव की, तो उसको हम जीवांश कहते हैं। देखिए आप, जीवांश, जीवांश का मतलब सीधा सीधा है जीवों का अंश, और यही पेड़ पौधों का भोजन है। अब वो बात अलग है कि हम उस पानी में यूरिया घोल दें, डीएपी घोल दें, जिंक घोल दें, मतलब केमिकल फर्टिलाइज़र घोल दें, क्योंकि पौधे की जड़ केवल पानी पीती है, और पानी में जो चीज़ें मिलती हैं वो सब लेती है। एग्जाम्पल के तौर पर आज आप साबुन घोल दीजिए तो साबुन भी चला जाएगा। तो जो चीज़ पानी में सोल्यूबल हो गई है वो पौधा लेगा। तो जो ह्यूमस शब्द है हमारा, ह्यूमस का मतलब हुआ 3 चीज़ें हैं कि बायोमास है, ढेर सारा बायोमास है, उसमें ढेर सारे प्रकार के लिविंग्स हैं, और उनकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डेड इकाइयाँ हैं। और जितनी ज़्यादा मात्रा में ये जीवांश होगा पौधे या क्रॉप, उतने ही ज़्यादा संपन्न होंगे, उतने ही ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। तो ये ह्यूमस
शब्द क्यों डिलीट कर दिया? इसलिए कर दिया कि अब बायोमास तो है, उसकी मात्रा कम हो सकती है। बायोमास तो है और जो पहले जीव थे उनमें कुछ जीव भी हो सकते हैं थोड़ी सी मात्रा में, और उनकी कुछ डेड इकाइयाँ भी हो सकती हैं, लेकिन लिविंग बहुत कम है, रेयर। तो उसकी वजह से लोगों ने कहा कि भाई अब इसको जीवांश कार्बन कर देते हैं, क्योंकि किसी पढ़े लिखे व्यक्ति ने कहा कि ह्यूमस, तो ह्यूमस का मैं क्या करूँगा, तो अब चूँकि लिविंग बचा नहीं तो कार्बन यानी जो जैव पदार्थ है, बायोमास है, वो कार्बन का हिस्सा है, और उसमें जो जीवों के कुछ अंश बच गए हैं वो जीवांश है, बट यहाँ लिविंग नहीं है। चलिए मित्र, 1 हेक्टेयर खेत की 6 इंच मिट्टी का भार 20,000 कुंटल होता है, और भूमि में अगर 1% ह्यूमस है तो मतलब 200 कुंटल ह्यूमस है। और अभी आज की तारीख में जो मैंने बोला कि 1% ये ह्यूमस होना चाहिए, जब आप जंगल जाएंगे, जंगल जो फॉरेस्ट एरिया हैं, संपन्न फॉरेस्ट एरिया, उनमें ह्यूमस 2% से लेकर 3% तक है। और जो किसान कृषि योग, एक शब्द है यहाँ पर कृषि योग भूमियाँ, हम लोग पढ़ते हैं लिखते हैं कि भारत में कितनी कृषि योग भूमियाँ हैं, तो एक्चुअल कृषि योग भूमि की जो डेफिनेशन है, जिस ज़मीन में 0.8% से एबव ह्यूमस है वो ज़मीन कृषि योग मानी जाती है, नहीं तो कृषि के अयोग्य है। अगर कृषि योग भूमियाँ होती तो हमें फसलों को बो देना था, ना फर्टिलाइजर डालना था, ना इरिगेशन करनी थी, और ना कोई पेस्टिसाइड डालना था। लेकिन अब चूंकि कृषि योग नहीं है ना, वो भूमि तो बीमार है। जब बीमार है तो क्रॉप, गेहूं की क्रॉप बोई है और आप वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए उसमें मटेरियल है नहीं, तो फिर हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश देना पड़ेगा। आलू की फसल बोई है तो उसमें बीमारी लगेगी तो फंजीसाइड देना पड़ेगा। बीमारी इसलिए लगी है क्योंकि ह्यूमस नहीं है। ह्यूमस में मैंने फिर बोला, ह्यूमस एक वो माया है प्रकृति की कि बहुत सारी बीमारियों का भी समाधान है। तो चूंकि ह्यूमस है नहीं, तो मित्र प्राकृतिक खेती को, जैसे हमसे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो बात वहीं आके रुकती है कि जीवामृत कैसे बनाएं, जीवामृत में क्या डालें, जीवामृत बन गया है नहीं बन गया, इसको हम कैसे जानकारी करें। तो जीवामृत के बारे में मैंने बताया, जीवामृत का मतलब यही है कि भूमि में ह्यूमस का निर्माण करना। जो जीव नष्ट हो चुके थे जमीन से, वो मैं जंगल से लाता हूँ और एक ड्रम में आटा, बेसन, चीनी खिला करके उनको प्रोपोगेट करता हूँ, उनको मल्टीप्लाई करता हूँ, देन वो खेत में पहुँचाता हूँ। अब ये प्रक्रिया कई सारे किसान हमारे प्रक्रिया इस कंटिन्यू कर रहे हैं पिछले 10 साल से। वो क्या करते हैं, जीवामृत डालते हैं खेत में, रबी में भी, खरीफ में भी। अब मित्र ये बताइए कि मैंने कहा ह्यूमस का मतलब है बायोमास और लिविंग और डेड सेल। तो डेड सेल का मैनेजमेंट आपको नहीं करना है, वो डेड तो ऑटोमेटिक अपने आप क्रिएट होगी। लेकिन लिविंग एंड ह्यूमस, ये 2 शब्द लेके चलने पड़ेंगे। जीवामृत अगेन एंड अगेन आप डालते चले जाएंगे और खेत में बायोमास की कमी है, तो ह्यूमस कैसे बरकरार रहेगा। और जैसे ह्यूमस की बात जिस दिन मुझे समझ में आएगी, जैसे हम मनुष्य के केस में कहते हैं हीमोग्लोबिन, हमारे शरीर में, खून में एक हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर कम हो जाती है तो फिर आदमी शरीर से और मन से स्वस्थ नज़र नहीं आता। तो ये धरती माँ है, और धरती माँ का देखिए हम बात करें तो ऊपरी सरफेस का जो ह्यूमस था वो भी मैंने खींच लिया, और ज़मीन के नीचे का जो 40-45 फुट पर पानी होता तो वो भी मैंने खींच लिया, और ज़मीन के ऊपर जो बायोडाइवर्सिटी, नाना प्रकार की वनस्पतियाँ फैली थी, उनको भी मैंने साफ कर दिया। तो मुद्दा आता है भूमि। जो ह्यूमस शब्द है, ह्यूमस माने भूमि। भूमि को मैंने माँ बोला, और माँ जिंदा है ह्यूमस की बदौलत। और चूंकि ह्यूमस सॉइल में है नहीं, इसलिए माँ मेरी मृत हो गई, मरणासन पर पड़ी है। तभी उसमें क्रॉप बोते हैं तो फिर हमको कुछ अटहर करने पड़ते हैं, और उन्हीं अटारों में हमारी ढेर सारी
मनी जो है बेस्ट होती है। ये अगर माँ जिंदा हो ना, और ये माँ जिंदा होगी ह्यूमस की बदौलत, लेकिन अभी ह्यूमस के एक पार्ट को मैं समझता हूँ जीवामृत, दूसरे पार्ट को नहीं समझता हूँ। दूसरा यहाँ मैं और बताता चलो, बेस्ट डिकम्पोजर। लोगों ने कहा कि बेस्ट डिकम्पोजर किसी भी बायोमास को, जैव अवशिष्ट को 45 दिन में डिकम्पोज कर देता है। पूरा झूठ का विज्ञान है। डिकम्पोजिशन का एक जो प्रक्रिया है ना, नेचुरल, प्राकृतिक, आप देखना, मैं दावे के साथ कहता हूं दुनिया में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसको मैं 45 दिन क्या 90 दिन क्या 200 दिन में डिकम्पोज कर दूं। हाँ, उसके रूप को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, उसको तोड़ देता हूँ, पदार्थ को तोड़ देता हूँ बाय फोर्स। और जब पदार्थ टूटता है तो जो बड़ा बड़ा पदार्थ था, जब वो छोटे छोटे पार्ट में पड़ता है तो मैं कहता हूँ देखो कितना अच्छा है, ह्यूमस बन गया, ये जैविक खाद बन गई। बट नो, वो जैविक खाद नहीं है। इस खाद को बनाने में ह्यूमस जो है ना, ह्यूमस वो शब्द है, ये माँ का, ये प्रकृति का ऐसा वरदान है कि ये जो ज़मीन में ह्यूमस है, इसकी एक कहानी है कि ज़मीन चूँकि जानती है, नेचर, भगवान जानता था कि ये मनुष्य फितरती है और ये कभी खुराफात भी कर सकता है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें नेचर ने अपने कंट्रोल में ली थी। और वो कंट्रोल ये है कि ज़मीन में जितना ह्यूमस है या जितना जीवांश कार्बन है या जितनी एनर्जी है क्रॉप को देने के लिए, जैसे मिट्टी की जांच करते हैं ना, उसमें पाते हैं कि इस ज़मीन में 70 किलो नाइट्रोजन अवेलेबल है और 28 किलो फास्फेट अवेलेबल है, इतना पोटास अवेलेबल है। वो अवेलेबल है लेकिन आपकी क्रॉप के लिए नहीं है, ध्यान रखना। वो उसकी टोटल अवेलेबिलिटी है, लेकिन उस टोटल अवेलेबिलिटी में ओनली 10% पर एनम सॉइल रिलीज करती है क्रॉप के लिए। देन वो सॉइल रिकवर करने की, जितना रिलीज कर दिया उतना रिकवर करने की कोशिश करती है। लेकिन मनुष्य चूंकि लालची प्राणी है, इसको स्वार्थी प्राणी है, इसको तो अर्थ कमाना है, ज़्यादा फसल उगानी है, तो माँ की चिंता नहीं, ह्यूमस की चिंता नहीं, बस शॉर्टकट रास्ता खोजता है। तो मित्र, प्राकृतिक कृषि कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। प्राकृतिक कृषि का सिद्धांत है कि मैं प्राकृतिक कृषि में सबसे पहले तो भूमि आती है। आज मैं भूमि की बात कर रहा हूँ, ह्यूमस की बात कर रहा हूँ। तो धरती माँ को कैसे मैं जिंदा कर दूं, क्या कर दूं कि धरती माँ एक प्रकार से फिर जीवित पिंड बन जाए। क्योंकि माँ जिंदा होगी तो मैं जिंदा दिल नजर आऊँगा, माँ स्वस्थ होगी तो मैं स्वस्थ नजर आऊँगा, माँ स्वस्थ होगी तो मेरी फसलों को किसी प्रकार की नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड की, इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर माँ बीमार हुई तो दुनिया में कोई सूरमा भोपाली नहीं है जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आए। ऐसी कोई विधा खेती की नहीं है जो आपकी पैदावार भी बढ़ा दे। शॉर्टकट, हाँ, अगर शॉर्टकट आप चलेंगे तो हो सकता है कि आज पैदावार बढ़ा लें लेकिन सॉइल की फर्टिलिटी को और डिक्रीज कर दें। तो मित्र, प्राकृतिक खेती में मुझे माँ के वैभव को सजाना है। तो कैसे सजेगी माँ का वैभव? तो देखिए, आप, मैंने एक बार बोला था, एक वीडियो मैंने बनाई थी कि बरसात के दिनों में धरती अपना श्रृंगार प्रारंभ करती है। और आप देख लेना, बारिश के दिनों में, अभी 2 महीने बाद बारिश आने वाली है, कुछ इलाकों में 1.5 महीने 1 महीने में बारिश आ जाएगी, धरती अपना श्रृंगार करेगी। लेकिन आज का जो आधुनिक विज्ञान है, कृषि विज्ञान, वो धरती को श्रृंगार नहीं करने देगा। धरती में नाना प्रकार की वनस्पतियां उगेंगी, अपने आप उगेंगी, और इसलिए उगेंगी कि उन वनस्पतियों को, वो वनस्पतियां आपके भी काम आ सकें हैं और नाना प्रकार के जो जीव जंतु हैं उनके भी काम आ सकें हैं, और फिर लास्ट में वो गिर जाएं, नष्ट हो जाएं, वहीं सड़ जाएं, डिकम्पोज हो जाएं और खेत की फर्टिलिटी बढ़ सके। लेकिन हमको क्या बोला जाता है कि घास को उखाड़ के फेंक दो, घास की जुताई कर दो, खेत को हमेशा साफ रखो। जब हम धरती माँ को बिल्कुल साफ ही रखेंगे तो मैंने लिखा है, और ये मैं वेदों की बात कर रहा हूँ और गारंटी के साथ करता हूँ, डंके की चोट पर करता हूँ, वेदों में जो लिखा है, इस धरती को आदि पिता शिव कहते हैं और धरती के ऊपर की जो बायोडाइवर्सिटी उसको आदि शक्ति दुर्गा कहते हैं।
धरती आदि पिता सदाशिव है और आदि शक्ति दुर्गा। ये धरती के ऊपर जो बायोडाइवर्सिटी है, इसीलिए इसको अर्धनारीश्वर कहते हैं। मनुष्य को इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं आदि पिता सदाशिव शिव शंकर की बात करता हूँ तो शंकर माने धरती और पार्वती माने प्रकृति। तो प्रकृति और पार्वती को संपन्न किए बिना आप कैसे जी लेंगे, आप प्राकृतिक खेती कैसे कर लेंगे। तो मित्र, ये ह्यूमस हमें प्राकृतिक खेती में सबसे पहला उद्देश्य है कि हम ज़मीन में ह्यूमस को कैसे बढ़ा दें, और ज़मीन में ह्यूमस को बढ़ाने का जो तरीका वो मैं बता रहा हूँ। उसके 2-3-4 स्टेप हैं। हम मानते हैं कि जिस ज़मीन में जीवांश कार्बन कम हो गया है तो वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कमी है, तो जीवामृत बनाएंगे और बारिश के दिनों में खेत में डालेंगे। एक तो अच्छी विधि से जीवामृत बनाएंगे, जंगल की मिट्टी ला करके बनाएंगे, और फिर वर्षा ऋतु में इसको इनाकुलेट करेंगे खेत में। तो वर्षा ऋतु में जब करेंगे तो वर्षा ऋतु में डिकम्पोजिशन को, जो कहते हैं बेस्ट डिकम्पोजर, डिकम्पोजिशन का काम, डिकम्पोजिशन के काम में कोई बैक्टीरिया काम करते हैं हालांकि, बट नेचर भी काम करता है। नेचर का बहुत बड़ा रोल है। वहाँ की ह्यूमिडिटी, वहाँ का टेम्परेचर और बहुत सारे फैक्टर हैं, वो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। तो बारिश के समय में जीवामृत खेत में पहुँचा दीजिए। दूसरा, खेत में बारिश का पानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा रोकेगा, क्योंकि मैंने 1-2 बार और कहा है कि धरती को अगर मैं माँ मानता हूँ तो विष्णु को पिता मानने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। और रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी मिले न उबरे मोती मानस चून। आप खेत में फसल में सिंचाई देते हैं, सिंचाई के बिना फसल नहीं हो सकती। लेकिन आज के 50 साल पहले जब जाएंगे तो मैं देखता हूँ कि रबी के सीज़न में चना, मटर, मसूर, राई, अलसी, जौ जैसी बहुत सारी फसलें थी हमारे ट्रेडिशनल क्रॉपिंग सिस्टम में, कि विदाउट पलेवा और विदाउट पानी के फसलें होती थी। तो विदाउट पानी, विदाउट पलेवा के फसलें जब होती थी तो मान लीजिए कि उस समय ह्यूमस था खेत में। और आज जब विदाउट पलेवा, विदाउट पानी के हम फसल नहीं ले सकते तो क्लियर कट बात है कि ह्यूमस नहीं है। अब प्राकृतिक खेती की ओर लौटना है। अगर प्राकृतिक खेती की ओर लौटना है तो जब तक हम इसमें ज़मीन में ह्यूमस नहीं बनाएंगे, ह्यूमस को नहीं बढ़ाएंगे, ह्यूमस को नहीं समझेंगे, तब तक मैं प्राकृतिक खेती का सपना पूरा होने वाला नहीं है। तो ह्यूमस को बढ़ाने के लिए खेत की मेड़ का होना ज़रूरी है। खेत की मेड़ इसलिए क्योंकि पानी भी रुके और खेत का जो बायोमास है, जो पत्तियाँ क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद जो छूट गया है, वो बह करके कहीं और न जाने पाए। दूसरा, विष्णु का और माता का, पिता और माता का मिलन इत्मीनान से हो सके, क्योंकि धरती पिता की उपस्थिति में ही श्रृंगार कर पाएगी और हमें थोड़ा सा सहयोग करना है। तो खेत की मेड़ बनानी है और बारिश के पानी को रोकना है। खेत की मेड़ पर पेड़ लगाने हैं। अब आप कहोगे कि पेड़ लगाए बिना ह्यूमस बढ़ जाएगा। नो, कभी नहीं बढ़ेगा। बारिश का पानी रोके बिना ह्यूमस बढ़ा लेंगे, नहीं बढ़ा पाएंगे। खेत में आप देखिएगा, निचली सरफेस पर 1 फुट 9 इंच की लेयर पर अगर थोड़ी सी 10% ह्यूमिडिटी रहती है सॉइल में, तो ये डिकम्पोजिशन का काम, बेस्ट डिकम्पोजर डाले हैं और सॉइल में नमी खत्म हो गई तो बेस्ट डिकम्पोजर कुछ काम नहीं करेगा। डिकम्पोजिशन का प्रोसेस, ह्यूमस बनने का प्रोसेस, बैक्टीरिया उत्तरोत्तर मल्टीप्लाई होते रहें और उनकी इकाइयाँ जितनी ज़्यादा डेड सेल बनती जाएंगी उतना ही हमारी क्रॉप मजबूत होती जाएगी। तो वो एक एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर अगर हेल्दी होगा, सॉइल का एटमॉस्फेयर हेल्दी होगा, तभी एक प्रक्रिया कंटिन्यू चलेगी, अन्यथा प्रक्रिया चलने वाली नहीं है। आज की तारीख में कहते हैं कि 1 ग्राम मिट्टी में, जैसे टेक्स्ट बुक आप पढ़ेंगे और बहुत सारे वैज्ञानिकों से पूछेंगे या गूगल करिएगा तो 1 ग्राम सॉइल में कितना माइक्रोब्स होना चाहिए, तो कोई बताता है 2.5 करोड़ होना चाहिए। होते हैं। किसी से पूछो 1 ग्राम मिट्टी में कितना माइक्रोब्स होता है, 2.5 करोड़ होता है। 2.5 करोड़ होता था जब ये ह्यूमस था, जब सॉइल में ह्यूमस था, तो इसमें 2.5 करोड़ से एबव बैक्टीरिया होते थे।
आज की तारीख में 1 ग्राम मिट्टी में कितने माइक्रोब्स हैं? बहुत, ना के बराबर। क्यों? ह्यूमस तो है ही नहीं, लिविंग इकाइयाँ तो वहाँ है ही नहीं, वो तो सब डेड हो गई। और अगर ये ह्यूमन 1 ग्राम मिट्टी में 2.5 करोड़ सूक्ष्म जीव हैं, तो इस जीवामृत की जरूरत क्या है? तो किसान भाई जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे सुनते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि प्राकृतिक कृषि की समग्रता को समझने का प्रयास करें, और मैं आपको निरंतर इस प्रकार की बातों से अवगत कराता रहूँगा। मुझे उम्मीद है आपको ये विषय थोड़ा सा समझ में आया होगा। नमस्कार।